हेलो स्टूडेंट्स। टुडे हम आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं क्लास 10 का ओम्स लॉ, जो आपके चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में है। ओम्स लॉ है ना। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल पास में आती है सब्सक्राइब के बाद, उसको भी क्लिक कर दे, जिससे आपको नया वीडियो जब भी आए तो एकदम आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसने दिया था? जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने आपको ये ओम्स लॉ दिया था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक सर्किट में स्टडी करी और ये जाना कि जो करंट एक सर्किट में फ्लो कर रहा है, जो हमने एक सर्किट पिछले वीडियो में बनाया था ना, उसी को इन्होंने सर्किट में मॉडिफिकेशन करा और ये देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज किसी अक्रॉस हम इनपुट ज्यादा देते हैं वोल्टेज, तो सर्किट में करंट भी बढ़ता है ना। और अगर आपका फिक्स्ड जो है एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी आपका बढ़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने एक लॉ बना दिया कि जब भी जो है वोल्टेज बढ़ेगी किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो करंट भी बढ़ता है उसके अक्रॉस, है ना। तो यही ओम्स लॉ कहलाया जाने लगा। और इसका नाम ओम्स लॉ इन्हीं के नाम पे, जिन्होंने ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करी थी, पहचानी थी, उनके नाम पे ये जो है ओम्स लॉ रखा गया। तो देख लेते हैं इसको। पहले ओम्स लॉ क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और फिर एक सर्किट से जो उन्होंने जिससे रिलेशन निकाला था, वो इस एक एक्टिविटी हम यहाँ पे देख लेंगे, है ना। उसको थ्योरेटिकली एनालाइज कर लेंगे। आप प्रैक्टिकली जब करोगे, प्रैक्टिकल में भी ये एक्सपेरिमेंट है आपके, तो प्रैक्टिकल में आप इसको डेमो करके हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ओम्स लॉ देखिए। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V across its ends provided its temperature remains the same। इसका मतलब क्या हुआ? सर्किट है कोई, है ना, सर्किट में ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है ना। तो अगर इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस है, ये फिक्स रेसिस्टेंस है ना, ये हमने फिक्स और वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये आप फिक्स्ड रेसिस्टर समझिए, है ना। एक कंडक्टर है और फिक्स्ड रेसिस्टेंस, है ना। तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज नापेंगे वोल्ट मीटर से, है ना। एक अक्रॉस पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दीजिए और सीरीज में अमीटर लगा दीजिए। तो हम देखेंगे कि जब वोल्टेज बढ़ती है इसके क्रॉस, तो इसका मतलब करंट भी बढ़ रही है। इसका मतलब करंट के साथ वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज के साथ करंट बढ़ रही है। दोनों अपना जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो ये लॉ उन्होंने किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप से अभी बताएंगे, है ना। फिलहाल ये समझ लीजिए। और इसमें शर्त लगाई कि टेम्परेचर जो है सेम रहना चाहिए, है ना। जैसे आज आपने एक्सपेरिमेंट किया, आज हॉट डे है, गर्मी है, तो आपके रीडिंग अलग आएंगी। लेकिन अगर विंटर में करोगे यही एक्सपेरिमेंट, यही इनपुट देके वोल्टेज का, तो आपकी रीडिंग डिफरेंट आएंगी, है ना। तो टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, जिससे आप फिर कभी भी थ्रू आउट ईयर कभी भी एक्सपेरिमेंट करो तो आपको फ्लक्चुएशन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा और ये इन्होंने रिलेशनशिप दे दिया। तो V को I से डिवाइड करोगे, इसका मतलब ये इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर आएगा, और इस कांस्टेंट को कह देते हैं हम R। ये आपका रेसिस्टेंस हो जाता है। और अब नया रिलेशन बन गया, I को क्रॉस कर दीजिए, तो V इज इक्वल टू IR आपका ये ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन हो गया। तो आप ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और ओम्स लॉ का ये थोड़ा सा 2-3 स्टेप का ड्राइवेशन ये आप करके दिखाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उसका एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। जॉर्ज साहब ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उन्होंने ऐसा सर्किट लिया, सिंपल सर्किट लिया, है ना। ये नाइक्रोम वायर लिया, कोई नाइक्रोम वायर लेने से कोई डिफरेंस नहीं, कोई आप कुछ भी वायर ले सकते हो, है ना। तो अब ये देखिए, ये आपकी बैटरी है, इसमें आपने देखा कि यहाँ पे डॉट डॉट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम आपका ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल जोड़ देते हैं,
तो अब आपका सेल सर्किट में ये वाला सेल सर्किट में पार्टिसिपेट करेगा, ये वाले सेल सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। सिमिलरली अगर आपने यहां से जोड़ दिया और यहां से हटा दिया, है ना, अब ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे आपके सर्किट में और ये दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने ये हटा दिया और यहां से जोड़ दिया तो अब ये 3 सेल पार्टिसिपेट करेंगे और ये सेल पार्टिसिपेट नहीं करेगा आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। तो इस तरह से आपका हम अपना नंबर ऑफ सेल वो कर सकते हैं, इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि इस सेल में कितना, इस बार में जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस सीरियल नंबर पे, इस जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस बार हमने एक सेल लिया, अगली बार हम 2 सेल लेंगे, फिर 3 सेल लेंगे, 4 सेल लेंगे, है ना। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1 2 3 4 इस तरह से, एक बार 1 सेल लिया, फिर 2 सेल लिए, फिर 3 सेल लिए, फिर 4 सेल लिए, ठीक है। ये 4 सेल लिया, इसके बाद इन्होंने रीडिंग एक सेल से आई की रीडिंग ली, वी की रीडिंग ली, है ना। फिर 2 सेल के साथ यहाँ आई की रीडिंग ली और यहाँ वी की रीडिंग वो यहाँ पे नोट कर ली, है ना। फिर अपने 3 सेल लगाए सर्किट में, फिर इसकी रीडिंग ली और इसकी रीडिंग नोट करी, इसकी रीडिंग आई वाले में लिख दी, इसकी रीडिंग आपने वी वाले में लिख दी, ठीक है। अब इन दोनों रीडिंग का आपने रेशियो लिया V अपॉन आई, तो ये देखो इस एक सेल के साथ जो रीडिंग आई थी वो सपोज कीजिए x आई, है ना। तो इसी तरह 2 सेल के साथ भी अगर जो रीडिंग आई थी होंगी तो डिफरेंट, बट जब उनका रेशियो लिया जाएगा तो वो भी x ही आएगा। सिमिलरली इसमें भी x आएगा और इसमें भी x ही आएगा, ठीक है बेटा। तो फिर हमने देखा कि आपका जो करंट और वोल्टेज की रीडिंग अलग अलग होने के बाद भी इनका जो रेशियो है V अपॉन आई वो कांस्टेंट रह रहा है ना। तो उसके वजह से ओम्स लॉ ने बताया कि इनको प्लॉट किया, इन रीडिंग को यहाँ पे प्लॉट किया कि एस करंट की अगर ये रीडिंग थी तो वोल्टेज की ये रीडिंग थी, यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया, है ना। करंट की ये रीडिंग, वोल्टेज की ये रीडिंग, यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया, फिर ये देखा यहाँ पे एक पॉइंट आया, यहाँ पे एक पॉइंट आया। जब इनको मिलाया गया तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिला। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का मतलब ये है कि ये जो एक्स एक्सिस पे है और ये जो वाई एक्सिस पे है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये ग्राफ, चाहे ये नाइक्रोम का ले लीजिए या टंगस्टन का ले लीजिए, किसी भी चीज का आप ये लोगे वायर, तो तब भी आपका हर एक में ये आपका कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन कर्व दिखेगा, है ना। तो इसलिए आपका फिर उन्होंने बताया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और V अपॉन I बराबर कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को उन्होंने डिफाइन कर दिया R, है ना। तो अब हमारे पास ओम्स लॉ बन के आया V इक्वल टू I R। ये आपका अब ओम्स लॉ कहलाया जाने लगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें जो है SI यूनिट R की जो होती है वो ओम होती है और ये इसका ग्रीक सिंबल होता है ना, इस तरह से लिखा जाता है R1 ओम, मतलब इस तरह से ओम का साइन ये लिखा जाता है। अब आपको पता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 ओम, 1 ओम क्या डिफाइन होता है, तो वो फॉर्मूले से हम डिफाइन करते हैं, हमने पहले समझा चुके हैं आपको। जैसे R इक्वल टू V अपॉन आई है, आपको 1 ओम डिफाइन करना ना, तो R इक्वल टू V अपॉन आई है, तो 1 ओम कितना होगा, R की यूनिट ओम होती है, V की वोल्टेज होती है, करंट की एम्पियर होती है, तो 1 ओम कितना होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 डिवाइड होगा तभी तो यहाँ 1 ओम आएगा, है ना। तो हम इस एक्सप्रेशन से अपना 1 ओम डिफाइन करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन से 1 ओम आसानी से डिफाइन हो रहा है कि अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ये 1 वोल्ट है, कंडक्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर में अगर 1 वोल्ट शो हो रहा है और आपके इसके थ्रू जो करंट पास हो रही है वो भी 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा, है ना। तो ये 1 ओम की डेफिनेशन हो गई इस तरह से।
नेक्स्ट आप देखोगे बेटा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट बताई गई है कि अगर आपको ये आर है ना सर्किट में, अगर ये फिक्स है तो आपका जो है करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप आपका सेम रहेगा, है ना। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है आपको सर्किट में करंट कम भर्ती करने की। अब कम भर्ती कैसे हो रहा है, या तो वोल्टेज चेंज करने से हो रहा है ना। जो आपने बैटरी लगाई थी, तो जब बैटरी लगाई थी तो आपका करंट और वोल्टेज दोनों आपका बढ़ रहे थे। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे थे तो वोल्टेज और करंट दोनों आपके इंक्रीज हो रहे थे, है ना बेटा। अब आपको जरूरत पड़ी कि आपका सेल तो उतना ही है, सेल आप 2 ही लगा रहे हो, है ना। और अब आपको करंट उसको चेंज करना है। अगर करंट चेंज करना है तो फिर कैसे करंट चेंज करेंगे अगर हमें सेल उतने ही रह रहे हो, वो हम अब आपको समझेंगे। देखिए, अगर सर्किट में आपका देखिए, इसमें मैंने बैटरी दो सेल लगाए है ना, बैटरी 2 सेल की है। अब इसको तो हम सेल बढ़ा नहीं रहे, जैसे जॉर्ज साहब ने करा था एक्सपेरिमेंट में, वैसा नहीं कर रहे हम। इसका 2 ही सेल लग रहे हैं। अब हमें जो रीडिंग मिल रही थी वो फिक्स मिल रही थी, वी और आई। अब इस कंडीशन में अगर हमें फिर भी करंट चेंज करना हो अपना, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये अप्लाइड वोल्टेज तो सेम है, वी वो इसके थ्रू लगेगी। यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग तो सेम आएगी जो अपना यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ना। अब हमें करंट चेंज करना है, तो V इक्वल टू आई आर हमारे पास ओम्स लॉ फॉर्मूला होता है। इससे हम देखेंगे I इक्वल टू V अपॉन आर हो गया, ये हो गया। अब हम देखेंगे इसमें ये तो फिक्स है क्योंकि हमने यहाँ पे बैटरी सेम लगाई, है ना। तो ये जो बैटरी लगी ये सारे ये फिक्स हो गया। इस बैटरी की वजह से सारी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। तो इस बैटरी की वजह से ये फिक्स हो गया। तो अब हम आई कैसे चेंज कर सकते हैं, आई हम चेंज कर सकते हैं जब हम आर चेंज करेंगे, है ना। आर अगर कम करेंगे तो आई आपका बढ़ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में है ना, जब डिनोमिनेटर में कोई चीज कम होती है तो नेट रिजल्ट आपका बढ़ जाता है ना। और जब डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ती है तो नेट रिजल्ट आपका कम हो जाता है। और ये जब कम होगी तो ये बढ़ जाएगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, ये दिख भी रहा है फॉर्मूले से, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस हम शो करेंगे कि वेरिएबल रेसिस्टेंस हम रख के अपना करंट को कम बढ़ती कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आपने ये भी देखा होगा कि कुछ तो जैसे यहाँ पे हम फिक्स ही लगा रहे हैं, हमने माना कि ये हम फिक्स लगा रहे हैं, ये रेसिस्टेंस आपका फिक्स है ना। अब आपने एक बार टंगस्टन वायर लिया, एक बार नाइक्रोम वायर लिया, एक बार एल्युमिनियम लिया, एक बार सिल्वर लिया। जब ये अलग अलग लेंगे, है ना, तो आप देखोगे रीडिंग अलग अलग आ रही है। तो रीडिंग अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि आपके कुछ तो जिनका गुड कंडक्टर होते हैं उनका रेसिस्टेंस कम होता है, और जो बैड कंडक्टर होते हैं उनका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ना। और बाकियों का इनके बीच में रहता है ना। तो जितना ज्यादा जो कंडक्टर होगा उसमें उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। कंडक्टर का मतलब रेसिस्टेंस कम, जब रेसिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली आपका जो करंट है वो बढ़ जाएगा। और अगर कोई बैड कंडक्टर है तो उसका रेसिस्टेंस आपका क्या हो गया, बढ़ गया। जब रेसिस्टेंस बढ़ गया तो आपका करंट कम हो जाएगा, है ना। तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को हम यही कहते हैं। तो गुड कंडक्टर आपकी कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर तो गुड दो तरह के हो गए, एक तो गुड कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर, या फेयरली कंडक्ट करता है ना। एक होता है जो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करता, है ना, उसको हम कह देते हैं इंसुलेटर। तो आपको पता चल गया। तो या तो मटेरियल कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। अगर कंडक्टर है तो या तो गुड कंडक्टर होगा या फिर फेयरली कंडक्ट करेगा या थोड़ा बहुत कंडक्ट कर देगा, है ना। गुड कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत खुली छूट है, अपना करंट खूब बढ़ रहा है। और फेयरली है तो लिमिटेड करके बढ़ा रहा है, मतलब एकदम से फुल स्पीड करंट की नहीं जा रही। और जो इंसुलेटर है वो तो करंट को फ्लो करने ही नहीं देगा, बिल्कुल रुकावट, एक पहाड़ की तरह खड़ा हो जाएगा, भाई मैं नहीं फ्लो करने दे रहा तुझको, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब हम देखेंगे
इसको, ये वीडियो लंबी हो रही है, जो फैक्टर्स हैं नेक्स्ट टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।